अब बच्चों हम क्या चेक करेंगे? अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा कोई भी चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखेंगे पहले, तो रेस्ट में तो आपको पता है कि रेस्ट वाले चार्ज के पास तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको v वेलोसिटी से मान लीजिए हम ऊपर की तरफ मूव करा देते हैं, मोशन में आ गया है। अब इसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से लगाऊं तो किधर लगेगा? अंदर की साइड। तो अगर मैं इस पे एक्स वाई और जी वाला सीन लगाऊं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जी हो गया, तो जो मेरा करंट है, करंट तो मेरा जे कैप के अलोंग आ रहा है, कि अगर मैं करंट को लिखूं आई, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड अगर आई नॉट है, और वेलोसिटी भी अगर मेरी देखी जाए तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मेरा वी नॉट है, तो ये भी मेरा किसके अलोंग है? जे कैप। ठीक है बच्चों। अब इस वायर की वजह से, जो करंट कैरिंग वायर है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा? अंदर की साइड लगेगा। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए इस पे, जो अगर मैं इस तरीके से निकालूं, ये सही नहीं बना, ऐसे आप लगाओ तो इधर की साइड है ना, ये अंदर की साइड जाएगा। किधर की साइड जाएगा? अंदर। अंदर कौन सा एक्सिस है आपका? मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड बी नॉट है, तो माइनस के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है बच्चों? के कैप होता है। तो इस तरीके की इसकी कहानी बन गई। ये इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए बच्चों इसको। तो ये चार्ज हमारा ऊपर की साइड गया, इसमें करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा था? आई। तो इसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर जाता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर की तरफ लगा। अब हमने ये करके, साइंटिस्ट वगैरह ने करके देखा, जैसे भी जो भी कहानी रही इनकी, उन्होंने क्या चेक करके देखा कि कभी चार्ज को ज्यादा करके देख लिया, कभी करंट को ज्यादा करके देख लिया, कभी वेलोसिटी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी इधर, जिस भी डायरेक्शन में जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने वो ट्राई किया। उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई इसके ऊपर क्या क्या, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला जो आया मैग्नेटिक फोर्स, किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। चार्ज कौन सा वाला बच्चों? ये वाला। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये वाला वीक मैग्नेट है, और इसका नॉर्थ, इसका साउथ, तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अट्रैक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या ले लिया, ये दूसरा मैग्नेट, ये पावरफुल ले लिया इस वाली मैग्नेट से, और ये तो पहले था ही। अब दो पावरफुल मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, वापिस से अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन अब क्या रहेगा, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा लगने वाला है। तो इससे हमें क्या पता लगा, कि इससे हमें ये पता लगा है कि अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या लगता है बच्चों? ज्यादा लगता है। तो इसलिए अगर चार्ज हम ज्यादा लेंगे, इसका चार्ज बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या लगने वाला है? ज्यादा लगने वाला है। कैसे? इसका चार्ज ज्यादा होगा, जब ये मोशन में जाएगा तो करंट बनेगा, तो चार्ज ज्यादा तो करंट ज्यादा। और करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब करंट ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या रहेगा? आपका ज्यादा रहेगा। इसी तरीके से अगर इस वायर का भी करंट बढ़ा दिया जाए, तो करंट बढ़ेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये जो फोर्स है आपका, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक फैक्टर और आता है कि ये करता है वेलोसिटी पे, कि जो पार्टिकल है कितनी वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन इसमें भी गौर देने वाली बात है कि ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा आएगा वो भी समझने वाली बात है। वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट को समझने के लिए हमने एक ही 3D आपका डायग्राम बना लिया, और इसमें हमने क्या मान लिया, कि मान लीजिए इसमें से कोई वायर ऐसे जा रही, इस पे करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों? आई।
तो आई करंट फ्लो करेगा तो अब इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो ऐसे, तो इस पे ये ऐसे कुछ ऐसे बनने वाली है। तो मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, इस पे ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाला। तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो इधर जाएगा, इधर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या मान लिया, किसी एंगल पे, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे, ये मेरा जो चार्ज पार्टिकल है ये थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। कंपोनेंट रिजॉल्व होने का मतलब ही cos थीटा होता है। जैसे इसके साथ बनाएगा, इसके साथ तो क्या बनाएगा, ये तो v पैरेलल हो जाएगा, और v पैरेलल कितना आएगा, v cos थीटा, ठीक है बच्चों। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला v परपेंडिकुलर है आपका, ये वाला, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो v परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, v cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा। तो v साइन थीटा आ गया। तो ये जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स लगेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा के। अब इसको बच्चों आप कंबाइन करिए तो ये कितना आएगा, q वी बी साइन थीटा, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है बच्चों, k q वी बी साइन थीटा। और इधर हमारे पास जो k है, ऐसा यूनिट में k का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पर 1 है। तो f मेरा कितना आ गया बच्चों, q वी बी साइन थीटा आ गया है। तो ये निकल आया भाई हमारा क्या, मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स का। और कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। किस पे लग रहा है, जब कोई चार्ज मोशन में होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पे इतना फोर्स लगता है, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन थीटा हटाने पे बच्चों क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पे क्या आता है, साइन थीटा आता है। अब चार्ज तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इस पे तो वेक्टर लगने से रहा, तो अभी जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये हमारा आंसर आएगा। और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं हम, F वेक्टर इज इक्वल टू Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम V क्रॉस B लिखें या फिर हम B क्रॉस V लिखें। तो कौन सा वाला सही है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा राइट हैंड थंब रूल को। ये होता है राइट हैंड थंब, एंड दिस इज द रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल किस तरीके से है, ये वो भी आप समझ लीजिए। इधर इसको इधर कर देते हैं, कैसे है देखो बच्चों, इसको भी मिटाई देते हैं, इसका नीड नहीं। देखो भाई कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसका रिजल्ट आता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये इसका रूल है। अभी ये वापस से एक 3D में हम ले लेते हैं डायग्राम। तो ये आपका x हो गया ये वाला, और ऊपर जो चला गया ये y चला गया बच्चों, और बाहर की साइड क्या आ गया आपका, z चला गया। मान लो b वेक्टर जो है आपका, b वेक्टर इधर की साइड है, ये वाला b वेक्टर है, और जो c वेक्टर है वो आपका इधर की तरफ मान लेते हैं, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या करना है हमें, ये ऐसे लेना है आपको, सबसे पहले ऐसे करना है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, ओके। बी वेक्टर, बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स होनी चाहिए। बी वेक्टर मेरा किधर है, ऐसे देखो, इधर है मेरा बी वेक्टर, और सी वेक्टर है मेरा अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जेड एक्सिस मेरा माइनस का अंदर की साइड है। तो अगर मैं बी को बनाऊं, बी वेक्टर मेरा कितना है, मान लो उसका मैग्नीट्यूड बी नॉट है, तो ये मेरा आई कैप। और सी वेक्टर को अगर मैं बनाऊं और इसका मैग्नीट्यूड मैं सी नॉट मान लेता हूं, और ये मेरा है माइनस के कैप, ठीक है बच्चों। तो
फिंगर्स मुझे रखनी है बी वेक्टर की तरफ, तो मैंने बी वेक्टर की तरफ रख लिया ऐसे। कैसे भी रख सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, जो आपको कन्वीनियंट लगे फर्स्ट टाइम वो आप रख लो। जैसे मान लो मैं कन्वीनियंट ऐसे होगी, मेरे को ऐसे रखने में इजी हो रहा है, या फिर ऐसे रखने में। फिर मुझे क्या देखना है, दूसरा वेक्टर सी वेक्टर किधर है, इधर की साइड, अंदर की साइड है, और मुझे छोटा एंगल देखना है। एक तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल तो ये होगा, हालांकि 90 डिग्री पे है, बट मैं थीटा मान लेता हूँ। और एक बी से सी जाने का रास्ता ये होगा जो कि 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हमें छोटा वाला रास्ता लेना है। तो छोटे वाला रास्ता अगर मैं लूंगा तो मुझे ऐसा करना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा सी वेक्टर अंदर की साइड है बच्चों, और बी वेक्टर मेरा इधर की साइड है, तो ऐसा करना पड़ गया। अब मेरी फिंगर्स पीछे तो घूमेंगे नहीं, किधर घूमेंगे, आगे की तरफ ही घूमेंगे। कर्ल कर लो इनको और थंब को रेज कर दो, तो थंब मेरा ऊपर आ गया। तो ये जो थंब आया है ना आपका ऊपर की साइड, ये आपका ए वेक्टर है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उसमें जो थंब होता है वो इक्वेशन का रिजल्टेंट होता है। और ये फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस टाइम पे जो इक्वेशन का रिजल्टेंट रहेगा वो होगा। ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसी चीज को बच्चों यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसमें देखो मेरा वेलोसिटी जा रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। इसमें मैं ये भी करके दिखा सकता हूं कि जैसे मेरा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह बी नॉट आई कैप, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लग गया किसके साथ, सी नॉट माइनस के कैप। तो ये हो जाएगा बी नॉट सी नॉट आई क्रॉस में के कैप। आपको पता है कि माइनस अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे को के क्रॉस आई लिखना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा बी नॉट सी नॉट, इसको लिखना पड़ेगा के क्रॉस आई, क्योंकि मैंने माइनस हटा दिया। और के क्रॉस आई क्या होता है बच्चों, जे कैप होता है। और जे कैप किसके अलावा हो जाता है, वाई एक्सिस का। देखो ठीक है, तो ऐसी कहानी इसके साथ होने वाली है। यहां हमारा जो वी वेक्टर है वो किसके अलाउंग है, मैं इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट मान लेता हूं। ये अगर मैं इधर एक्स मान के चल रहा हूं और ऊपर वाई, और बाहर की तरफ मैं क्या लेके चल रहा हूं, जेड मान के चल रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा जे कैप के अलाउंग। और इसके अकॉर्डिंग मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अंदर मेरा कौन सा एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड पे क्या लगेगा, माइनस के कैप। ठीक है बच्चों, तो v मेरा ऊपर हो गया। मैंने बताया था जैसे आपका v क्रॉस b करता हूं मान लो मैं, तो ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, f है। तो अंगूठा जो है थंब में मेरे को फोर्स देगा। पहला वेक्टर मेरा v है, दूसरा वेक्टर मेरा b है, तो मुझे v की तरफ तो फिंगर्स करनी पड़ेंगी और पाम करनी पड़ेगी बच्चों मुझे b की तरफ। तो v मेरा ऊपर है, तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या पाया, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा अंदर है, तो फिर मैंने पाम को ऐसे कर लिया। अब ठीक है, अब घुमाओ इसको, तो मेरा थंब किधर गया, इधर। तो मेरा फोर्स लगा है इधर की साइड, इसलिए मेरा चार्ज पार्टिकल इधर घूम रहा था। तो ये वाला इक्वेशन सही है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को करूं तो बी क्रॉस वी, बी मेरा अंदर है, मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा हाथ, बी मेरा ऊपर है, तो पाम मेरी ठीक है, तो मुझे घुमाना पड़ेगा ऐसे, तो मेरा फोर्स किधर चला गया, इधर। तो इधर तो मेरा फोर्स नहीं लग रहा भाई, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन तो बच्चों गलत है। और अगर मैं इसको करके देखूं, जैसे देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू की जगह तो क्यू है, वी की जगह वी नॉट जे कैप क्रॉस, बी की जगह बी नॉट माइनस के कैप। करो इसे, क्यू वी नॉट बी नॉट जे क्रॉस माइनस का के कैप। माइनस हटाऊंगा तो इनको मेरे को रिवर्स करना पड़ जाएगा, ये आ जाएगा के क्रॉस जे। आई जे के का फॉर्म होता है, आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के। तो आई को जे से गुणा करो के आता है, जे को के साथ क्रॉस करो आई आता है, के को आई के साथ करो जे आता है। ये उल्टा आ रहा है, के बाद आई आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, क्यू वी नॉट बी नॉट। तीसरा कौन सा गायब है, आई, लेकिन ये साइंस में नहीं है तो माइनस लगेगा, तो इधर की साइड मेरा माइनस एक्स एक्सिस ही है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, तो ये तो हमें पता लग गया, वो वाला फॉर्मूला तो हमारा गलत है, तो इसको हम मिटा ही देते हैं।
ये लो हटा दिया यहां से। ओके, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब हो गया कि मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल जा रहा है, और 180 डिग्री यानी पाई का मतलब हो गया एंटी पैरेलल जा रहा है। इन बोथ केसेस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, और साइन थीटा 0 होते ही मेरा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो हमें एक नई कंडीशन और पता लग गई। हमें ये तो पता था कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रेस्ट में रखें तो फोर्स नहीं लगता है उसके ऊपर, और फिर हमें बताया गया कि नहीं भाई, चार्ज को मोशन में लाओ आप, मोशन में लाते ही उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने के बाद उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर हमने अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल अपने चार्ज को मोशन में लाया, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स बच्चों कितना लगता है? 0। तो एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाए फिर, तो मेरा साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस का। तो जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है ना बच्चों, वो मैक्सिमम लग गया। ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक यूनिट का भी हिसाब किताब पढ़ लेते हैं कि भाई यूनिट क्या रहेगा इसका। इसमें अच्छा, प्लस और माइनस के लिए भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर यूनिट डिस्कस कर लेंगे, यूनिट का क्या हिसाब किताब है। देखो, मैं प्लेन बना रहा हूं वापिस से एक 3D। मान लीजिए मेरे पास प्लस का चार्ज है और वेलोसिटी मेरी इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लो माइनस जेड एक्सिस की तरफ। तो थीटा मेरा ये हो गया। तो वी क्रॉस बी करिए, वी इधर है, बी इधर है, तो मेरा थंब जाएगा ऊपर। तो ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ठीक है बच्चों, और अगर इसी केस में मेरे को कोई नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, तो इधर मेरे को क्या दे दिया गया? नेगेटिव चार्ज। अरे यार, हाँ, नेगेटिव दे दिया। वेलोसिटी इसकी इधर ही है, इसको इधर ही मूव कराया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा सेम डायरेक्शन में दे रखा है, माइनस जेड में। थीटा मेरा वही है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनना था वो बनना था एफ वेक्टर बराबर में, किधर लिखूं? चलो साइड में लिख देता हूं। इसके लिए तो फॉर्मूला बनना था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसके लिए जो कि माइनस का क्यू है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू वी क्रॉस में बी। अब माइनस साइन अगर मेरे को हटाना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? बी क्रॉस वी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है कैसा होता है बच्चों? एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता। अगर लिख पाते तो कॉम्यूटेटिव होता, एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब माइनस साइन लगेगा। ठीक है बच्चों, कि इसको ए को ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। तो यह माइनस साइन है ना, मैंने माइनस साइन हटाया जब, तो बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख पाया? ए क्रॉस बी। तो इसी तरीके से मैंने बी क्रॉस बी को बी क्रॉस बी लिख दिया। अब बी मेरा अंदर है, वी मेरा इधर है, तो बी इधर, वी इधर, और थंब मेरा किधर गया? नीचे। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा आपका? नीचे की साइड। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बिकॉज हम स्टूडेंट्स लोग जो करते हैं, ज्यादातर बच्चे, वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी क्रॉस भी करते हैं, और वी से बी वो ज्यादातर हैबिट में आ जाता है, वो होता है पॉजिटिव के लिए। अगर उनको गलती से पूछ लिया गया एग्जाम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, तो वो कई बार गड़बड़ कर आते हैं, भूल जाते हैं ना कई बार। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का याद रखना कि वो जस्ट ऑपोजिट होता है इसके। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स आपका जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके? प्लेन ऑफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, ये वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, प्लेन तो इसका ये हो गया, तो फोर्स परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां भी देखो, इधर वेलोसिटी, इधर फोर्स, अगेन फोर्स परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर आना है।
और ऐसा यूनिट अगर मैं देखूं फोर्स इसके मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसा यूनिट वो होती है बच्चों टेस्ला। टी से याद कर लेना, टी डिनोशन होता है। और सीजीएस यूनिट होती है बच्चों इसकी गॉस। और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला एमसीक्यूज में ना, कि 1 गॉस और 1 टेस्ला का क्या रिलेशन है, या फिर यू कैन राइट इट एज लाइक 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा। और इसमें सारा खेल डायरेक्शंस का है, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे बच्चों तो आप इजीली इसको सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो डू वेल। और if you guys have any kind of doubt and or query, please comment it down. I will make sure that I'll reply as soon as possible. Thank you for watching, guys.